अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो स्ट्रेप्टोकॉक्सी हमने स्टार्ट किया हुआ था उसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने पैथोजेनेसिस पढ़ी थी ग्रुप ए की, जो स्ट्रेप्टोकॉक्सी है ना उनकी हमने पैथोजेनेसिस पढ़ ली थी। अब हम बात करेंगे ग्रुप बी की पैथोजेनेसिस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो ग्रुप ए है ना वो तीन तरह से हमारे पास पैथोजेनेसिस काज कर रहा होता है, अंदर जाके डिजीज़ काज करता है। कैसे? पायरोजेनिक मतलब इन्फ्लामेशन के थ्रू, टॉक्सिजेनिक मतलब टॉक्सिन्स के थ्रू, और इम्यूनोजेनिक मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्स के थ्रू। लेकिन जो ग्रुप बी है, डी है, विरिडेंस है, एस नमूने, ये सारे पायरोजेनिक होते हैं, मतलब इन्फ्लामेशन के थ्रू पैथोजेनेसिस काज करते हैं। इनके अंदर कोई एंजाइम्स या एक्सोटॉक्सिन्स वगैरह हमें नहीं मिलते। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लिनिकल फाइंडिंग्स की। क्लिनिकल फाइंडिंग्स के लिए हमारे पास सबसे पहले ग्रुप ए वाला है, मतलब एस्पायरोजेंस। ये हमारे पास कैसे काज करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, तीन तरह से काज करते हैं। पायरोजेनिक मतलब इन्फ्लामेशन के थ्रू। तो इसमें जो हमारे पास लोकल होता है, मतलब एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, वो क्या काज करते हैं, मतलब स्किन इन्फेक्शन हो गए या फेरेंजाइटिस। स्किन इन्फेक्शन हो गए या फेरेंजाइटिस, ये हमारे पास आ गया लोकली, मतलब पायरोजेनिक में लोकली आ गया। और डिसेमिनेटेड मतलब ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो वो क्या हो काज करेगा, सेप्सिस काज करेगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास टॉक्सिजेनिक है। टॉक्सिजेनिक मतलब टॉक्सिन्स के थ्रू, मैंने आपको टॉक्सिन्स पहले पढ़ा दी हमें यहाँ। तो टॉक्सिन्स के थ्रू कौन सा काज करता है? एक करता है स्कारलेट फीवर, जो हमारे पास कौन सा टॉक्सिन काज कर रहा था? एरिथ्रियोजेनिक टॉक्सिन। ठीक है, और दूसरा हमारे पास काज करता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ठीक है, ये मैंने आपको याद होगा कि ये जो आपने एस ओरियस पढ़ा होगा, आपका पहला जो पैथोजन है वो भी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काज कर रहा था। लेकिन इसकी और इसकी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में क्या फ़र्क है? जो इसका होता है ना, मतलब स्ट्रेप्टोकॉक्सी का, इसमें जो ब्लड कल्चर्स होती है ना, अगर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हुआ हो तो पॉजिटिव होते हैं, जबकि एस ओरियस में अगर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हुआ हो तो इसमें ब्लड कल्चर नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है इम्यूनोजेनिक। इम्यूनोलॉजिकली कौन सी दो डिजीज़ काज करते हैं? ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और र्यूमेटाइड फीवर। ठीक है, जो हमारे पास है ना ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ये 2 से 3 वीक्स बाद, ठीक है, स्ट्रेप्टोकॉक्सी का इन्फेक्शन हुआ, उसके 2 से 3 वीक्स के बाद हमारे पास ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो जाएगा, अगर आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो। ये कौन से वाला काज करता है? ऐसे स्ट्रेप्टोकॉक्सी जो स्किन इन्फेक्शंस काज करते हैं, वो ज़्यादातर उनके चांसेस होते हैं कि वो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, अगर वो ठीक नहीं होते स्किन इन्फेक्शंस, तो वो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस काज करेंगे। ठीक है, इसका बेसिकली मैकेनिज्म क्या है? हमारी जो इसकी ग्लोमेरुलाई होती है ना, इसकी जो बेस कैपिलरीज होती है ना, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ना इम्यून कॉम्प्लेक्स मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, जो आगे कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट का जो C3A कंपोनेंट होता है वो आगे न्यूट्रोफिल्स को उसकी कीमोटैक्सिस करवाता है, मतलब न्यूट्रोफिल्स भी उस जगह पे आ जाते हैं। फिर आगे क्या होता है कि हमारे पास उसकी कैपिलरीज डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो जाता है। और इसके सिम्टम्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास स्मोकी यूरिन होती है, हाइपरटेंशन होता है, और एडीमा ऑफ द आइज़ हो जाते हैं। ठीक है, क्या होगा? हाइपरटेंशन, एडीमा ऑफ द आइज़ और स्मोकी यूरिन। ठीक है, दूसरा हमारे पास है एक्यूट र्यूमेटाइड फीवर। ये हमारे पास कब होगा? 2 वीक्स के बाद। वो वाले स्ट्रेप्टोकॉक्सी जो फेरेंजाइटिस काज करते हैं, और अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो 2 वीक्स के बाद र्यूमेटाइड फीवर हो जाएगा। इसके सिम्टम्स क्या है? कार्डाइटिस, मतलब ये हार्ट को जाके इफेक्ट कर रहा होता है, फीवर काज करता है। और दूसरा ये जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, तो लिम्स की क्या होती है? स्पॉज्मोटिक मूवमेंट होना शुरू हो जाती है, फिर मसल जोन्स होते हैं, ठीक, सॉरी, स्पास्मोटिक मूवमेंट जो होती है ना लिम्स की और फेस की होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ये ज़्यादातर कौन से एज के लोग ससेप्टेबल होते हैं? ये किन एज के लोगों में होता है? 5 से 15 साल के बच्चों में होता है। हाँ, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये देखें, एस्पारोजेन का इन्फेक्शन हुआ तो जो उसके एम प्रोटीन से ना, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, एम प्रोटीन के खिलाफ हमारे पास एंटीबॉडीज़ बन गई। और वो जो एंटीबॉडीज़ बनी उन्हें क्रॉस रिएक्ट किया जाके किस प्रोटीन्स के खिलाफ? जॉइंट की प्रोटीन्स, हार्ट की प्रोटीन्स, और ब्रेन में जाके, मतलब उनकी एंटीबॉडीज़ ने क्रॉस रिएक्ट किया। जो एंटीबॉडीज़ एस्पारोजेन के एम प्रोटीन्स के खिलाफ बनी हुई थी, उसने हमारे जॉइंट्स को इफेक्ट किया, हार्ट को और ब्रेन को किया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्यूट र्यूमेटाइड फीवर। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रुप बी वाले होते हैं ना, ये सारे, अब ग्रुप बी, वेरिडेन, नीमोकॉक्स, ये सारे जो उनसे होते हैं ना हमारे पास इन्फ्लामेशन के थ्रू अपनी जो पैथोजेनेसिस होती है ना वो कर रहे होते हैं। ठीक है, ग्रुप बी ने क्या करना है? हमारे पास न्यूनेटल सेप्सिस काज करनी है और मेनिंजाइटिस काज करना है बच्चों में, मतलब।
अच्छा, क्यों होगा ये? ऐसे बच्चों के अंदर ज़्यादातर होता है जो 37 वीक से पहले पैदा हो जाते हैं और उनके अंदर मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होती इनके खिलाफ, या जिनके अंदर आईजी, ऐसे बच्चे जिनके अंदर आईजीजी की जो है क्वांटिटी वो कम होती है, तो उनके अंदर क्या होता है कि हमारे पास न्यूनेटल सेप्सिस और मेनिंजाइटिस हो जाता है। ये मेजर 2 डिजीज़ हैं, लेकिन ये साथ में नमूनिया भी काज कर सकते हैं, एंडोकार्डाइटिस, ऑस्टियोमाइलिटिस वगैरह भी काज करते हैं। और ज़्यादातर ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ होती हैं उनमें ये डिजीज़ेज़ ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेरिडेंस की। वेरिडेंस हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी डेंटल सर्जरी हुई तो वो उससे क्या होगा कि ब्लड के अंदर उनकी असेस हो जाएगी इनकी, ठीक है, वेरिडेंस की। तो ये क्या करेगा? एंडोकार्डाइटिस काज करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एंडोकार्डाइटिस में मतलब क्या क्या होता है? फीवर होता है, हार्ट के अंदर मरमर्स हो जाते हैं। ठीक है, ये साउंड्स होती हैं जो हमें सुनाई देती है, एनीमिया हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास वेरिडेंस जोन से होते हैं ना, ब्रेन अब्सेसिस भी काज करते हैं। ठीक है, विद माउथ एनारोब्स, माउथ के अंदर मैंने आपको नेचुरल फ्लोरा भी होता है, हमारे माउथ के अंदर एनारोब्स होते हैं। ठीक है, उनके साथ मिलके ये हमारे पास ब्रेन अब्सेसिस भी काज करते हैं। ज़ाहिर है इनकी तो एक लोकेशन होती है ना, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि हमारी बॉडी में किधर किधर प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये इनकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाते हैं तो ये एंडोकार्डाइटिस और ब्रेन अब्सेसिस वगैरह काज करते हैं। इसके अलावा ये लंग्स, लीवर और एब्डोमिनल अब्सेसिस भी काज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो ग्रुप डी वाले थे, इंटेरोकॉक्सी, वो यूटीआई काज करते हैं और एंडोकार्डाइटिस काज करते हैं। इसके अलावा एस्बोवियस, ये जो ग्रुप डी का नॉन इंटेरोकॉक्सी है, ये भी हमारे पास एंडोकार्डाइटिस काज करता है, स्पेशली उन दोज पीपल जिनके अंदर कार्सिनोमा ऑफ द कॉलन होता है। ठीक है, अच्छा, ये तो होगी इन सब की हमारे पास पैथोजेनेसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस, जैसे जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना ग्रुप ए बी डी वगैरह, तो मैंने साथ साथ आपको उनकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस भी पढ़ाई थी, जैसे कि हमारे पास जो पिछला लेक्चर है। ठीक है, तो मतलब हमारी लेबोरेटरी डायग्नोसिस भी हो चुकी हुई है। ठीक है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस में बस एक चीज़ ऐड कर लें, सीरोलॉजी भी होती है। सीरोलॉजी मतलब हम लोग एंटीबॉडीज़ जो सी होती है ना उनको देखते हैं कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में है कि नहीं, जो हमारे अंदर एंटीजन आया है क्या उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनी है कि नहीं। ठीक है, तो एक आप पॉइंट सीरोलॉजी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है,